Assalamu alaikum. Today our topic is presentation of data, representation of data. अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे. What are the different methods of presentation of statistical data? Presentation of statistical data. The raw data which have been collected usually very large in quantity. Therefore, we have to organize and summarize the collected data in a form that is easy to understand. This is called the presentation of statistical data. Different methods of presentation of data, statistical data. The following are the methods which are used in the presentation of statistical data. The first one is classification, the second one is tabulation, and the third one is diagram, and the fourth one is graphs. जब भी रॉ डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में होता है, इसलिए हमें चाहिए होता है कि हम डाटा को ऑर्गेनाइज करें, समराइज़ करें जो हमारे पास कलेक्टेड डाटा है, ताकि वो इजी टू अंडरस्टैंड हो. और ये जो प्रोसेस है ये कॉल्ड कहलाता है प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा. अब हमारे पास फॉलोइंग मेथड्स हैं जिसमें से स्टैटिस्टिकल डाटा जिसमें से 4 डिस्क्राइब किए गए हैं. पहला है क्लासिफिकेशन, सेकंड वन इज़ टेबुलेशन, third is diagram, and the fourth is graph. What is meant by classification and what are its types? Classification is the process of arranging data into relatively homogeneous groups or classes according to their resemblance and affinities. The best example of classification is the process of sorting letters in the post office. The letters are classified according to cities and further arranged according to sector and streets. Classification जो है ये एक process है of arranging the data into relatively homogeneous groups, यानी कि जो data relative data है उसमें homogeneous groups और classes एक जैसे groups और classes में उनको arrange करने का process है अकॉर्डिंग टू देयर रिजेम्बलेंस, जिस तरह वो रिजेंबल यानी मुशाबहत रखते हैं, एंड एफिनिटीज़ यानी जिस तरह वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं या वाबस्तगी रख रहे होते हैं. द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग लेटर्स इनटू पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस की एग्जांपल दी गई है, यानी कि बेस्ट एग्जांपल है क्लासिफिकेशन की. इसमें यह होता है कि लेटर्स को जो है वो सॉर्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर सिटीज़ एंड फर्दर अरेंज्ड. सिटीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो लेटर्स को सॉर्ट किया जाता है यानी अरेंज किया जाता है A to Z या Z to A. फर्दर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सेक्टर्स एंड स्ट्रीट, या फिर सेक्टर्स या स्ट्रीट के ज़रिए जो है वो अरेंज किया जाता है, लेटर्स को सॉर्ट किया जाता है. इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर गिवन बिलो. वन वे क्लासिफिकेशन. One way classification, when data are classified by one variable, it is called one way or simple classification. जब डाटा वन वेरिएबल जब डाटा जो है वो क्लासिफाइड किया जाता है बाय वन वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड वन वे वेरिएबल, वन वे और सिंपल क्लासिफिकेशन. For example, population of any location may be classified as rich, average income, poor according to income level. यानी इनकम लेवल के अकॉर्डिंग वेरिएबल को जो है वो अरेंज किया गया है या क्लासिफाइड किया गया है. इसमें सिंपल वेरिएबल यूज़ किया गया है जो कि रिच है, एवरेज इनकम है या पुअर है अकॉर्डिंग टू इनकम लेवल. सेकंड है टू वे क्लासिफिकेशन. व्हेन डाटा आर क्लासिफाइड बाय टू वेरिएबल्स एट द सेम टाइम, it is called two-way classification. For example, we may classify the peoples on basis of education and income group. जब हम एजुकेशन और इनकम ग्रुप की बेसिस पे लोगों को क्लासीफाई करेंगे तो ये हमारे पास टू वे क्लासिफिकेशन की एग्जांपल कहलाएगी. Manifold classification. When data are classified by many variables, it is called manifold classification. For example, we may classify the peoples on the basis of gender, education and income. टू वे वेरिएबल में हमने एजुकेशन और जेंडर के लिहाज से देखा या इनकम या एजुकेशन के लिहाज से देखा. अगर अब हम पीपल्स को डिस्क्राइब करें या क्लासीफाई करें अकॉर्डिंग टू जेंडर, एजुकेशन और इनकम,
तो ये हमारे पास मैनी फोल्ड क्लासिफिकेशन होगी जब हमारे पास डाटा जो होगा वो क्लासिफाइड होगा अकॉर्डिंग टू या बाय मैनी वेरिएबल्स. इट इज़ कॉल्ड मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन. Data may also be classified according to quantitative, qualitative, temporal यानी chronological and geographical characteristics. Now we have a question having two parts. What is meant by tabulation of statistical data? What are different types of tabulation? What are the main parts of statistical table? What are the rules of tabulation? First of all, we will see what is tabulation. The systematic arrangement of data in a form of rows and columns for the purpose of comparison and analysis is known as tabulation. यानी डाटा की जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होती है इन अ फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन एंड एनालिसिस इज कॉल्ड अ टेबुलेशन. इसमें हम अरेंज डाटा ले रहे होते हैं जो कि सिस्टमेटिक होता है और रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में होता है और वो किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन एंड एनालिसिस इज नोन एज टेबुलेशन. Types of tabulation: simple tabulation, double tabulation, complex tabulation. We have three types of tabulation. First one is simple tabulation. When the data are presented related to single characteristic, जब हमारे पास characteristics जो होती है वो single होती है, it is called a simple or one way tabulation. For example, a table showing the scores of Pakistani batsmen in a cricket match against Australia. Here we have batsman and score. Batsman Waqar Wasim Akram is 44 score. Inzamamul Haq having score 52. Shahid Afridi scored 37. Saeed Anwar scored 101 and Abdul Razak scored 5. Double tabulation: when data are tabulated according to two characteristics at a time, it is called double or two-way tabulation. For example, a table showing the population of 5 divisions of Punjab by sex and in census report of 1981. Here we have 5 divisions and the population in lakhs according to male and female. डिविजन्स हैं बहावलपुर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर एंड मुल्तान. तो उसके अगर बहावलपुर में देखा जाए तो मेल हैं 24 इन लैक्स एंड फीमेल 23. रावलपिंडी 23 मेल, 21 female in lakhs. All population is in lakh. Gujranwala 39 and females 37. Lahore 44 and female 43 lakhs. Multan 39 lakhs male and 36 female in lakhs. The next one is complex table. When data are tabulated according to the number of characteristics at a time, it is called complex tabulation. For example, a table showing the population of Pakistan in each province is classified by ages, religion and sex, etc. Main parts of statistical table. We have 7 main parts. Generally, a statistical table has a following parts: title, second one is box head, third one is tub, fourth one is body, fifth one is prefatory note, sixth one is footnote and seventh one is source note. सबसे पहले हम देखेंगे टाइटल. Title: this is the main heading written in capital letters exposed at the top of table. It should be brief, concise and self-explanatory. It throws light on the whole table. This is the main heading written in जो कि लिखी जाती है capital letters में expose on the top of table.
जो कि टॉप ऑफ द टेबल पर होती है। इट शुड बी ब्रीफ, ये ब्रीफ होनी चाहिए, कंसाइज मुख्तसर होनी चाहिए, एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी यानी कि अपना पूरा मतलब शो करे। इट थ्रोज लाइट ऑन द होल टेबल। The second one is box head. The heading of column in a table is called the box head or column caption. The caption consists of the headings at the top of the columns in the table explaining what each column represent. Each column designation is called the caption heading. Stub or row caption. The stub is the leftmost column or set of columns in the table providing the designation of each row in the table. Each row designation is called the stub heading, stub item. Body of the table. It is the main and important part of table. The body of the table consists of the numerical information which is placed in appropriate cells governed by column and rows heading. Prefatory notes. It provides explanation concerning the entire table and substantial part of it. It is placed just below the title and is smaller or less prominent type. Footnote. It is placed at the bottom of the table. It provides the explanations concerning individual figure or column or rows of the figure. Source note. The source note is placed after the footnotes. It tells sources from which the data have been taken. Should be specified if they are not obtained from original source. Here we have some example. Here you can see this is the table, the presentation of a table. Like this is the box head. Here जो भी जितने भी कॉलम और कॉलम कैप्शंस इंक्लूड होते जाएंगे वो हमारे पास बॉक्स हेड कहलाएगा। और यहाँ पर स्टब है यानी कि जितनी भी रोज़ एडिट होती जाएंगी वो हमारे पास स्टब कहलाएगा। और इसको रो कैप्शन कहेंगे, इसको कॉलम कैप्शन कहेंगे। यहाँ पर टाइटल के नीचे टाइटल जो होता है मेन बॉडी होता है, टाइटल जो होता है मेन इसका पार्ट होता है जो कि ब्लॉक लेटर्स में होता है। और इसके नीचे जो होता है ये प्रोमिनेंट लेस प्रोमिनेंट प्रीफैक्टरी नोट्स होते हैं। इसके अलावा रोज़ एंड कॉलम सेल जो बनता है रोज़ एंड कॉलम के कम्बिनेशन से उसको बॉडी कहते हैं। ये न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। इसके अलावा फुट नोट्स होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सोर्स नोट्स होते हैं जहाँ से डाटा लिया गया है। ये ऑल एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं। हियर यू कैन अंडरस्टैंड द what is written by main parts of statistical data. जो statistical data का main part लिखे हुए हैं। Here you can see box head, stub, row caption, body of the title, table, prefatory notes, footnotes and source notes. Further we have rules of tabulation. We have following 10 rules of tabulation. The first one is the following rules should be kept in mind while preparing a good table. The first one is a table should be simple and neat in all work. टेबल जो होनी चाहिए उसका एक रूल होना चाहिए कि वो सिंपल हो और नीट हो। कोई ये ना हो कि कटिंग हो रही हो या ओवरलैपिंग हो रहा हो, ये ना हो, बल्कि सिंपल एंड नीट इन ऑल वर्क। तमाम वर्क में सिंपल और नीट होनी चाहिए। मेक अ रफ ड्राफ्ट, एक खाका सा बनाना चाहिए। गिविंग कंसिडरेशन टू द ले आउट ऑफ द रोज एंड द कॉलम्स का ले आउट बनाना चाहिए। एंड द फाइनल अपीयरेंस ऑफ द टेबल, और उसकी अपीयरेंस जो है वो टेबल की वो फाइनल प्रिपेयर करनी चाहिए। हेयर विड्थ ऑफ द स्टब, यानी कि स्टब रो की जो विड्थ है ऑफ ईच कॉलम, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, मार्जिन,
स्पेसिंग etc इज़ टू बी क्लियरली प्लान्ड, यानी कि रो कॉलम की विड्थ है, नंबर ऑफ रोज़ हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, मार्जिनस हैं, स्पेस कितनी होनी चाहिए, ये सब पहले से केयरफुली प्लान करना चाहिए। टाइटल ऑल टेबल्स, तमाम टेबल्स जितनी भी हों उन सबको टाइटल देना चाहिए। नेम ऑल कॉलम्स एंड रोज़, नेम ऑल कॉलम्स एंड रोज़, जितने भी कॉलम एंड रोज़ हैं उनको नेम देना चाहिए। स्टेट ऑल यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो भी होते हैं लाइक रेशो, इंटरवल, नॉमिनल, ऑर्डिनल। इफ़ नंबर्स आर लार्ज गिव द यूनिट्स इन 100 and 1000 etc. Underline totals or use bold type so they stand out prominently. तो अंडर ऑल द टोटल्स, जो टोटल होते हैं उनको अंडरलाइन करें एंड बोल्ड करें सो दैट दे स्टैंड आउट prominently. Use light rulings to separate sub columns and heavier rulings or double lines to distinguish main columns. Give the source of all material used, जो मटेरियल यूज्ड हो गए हैं उनको उनका सोर्सेज देने चाहिए। Place a note at the bottom of the table if any heading or figure needed further classification. A symbol may be used to draw attention to it. Zero need note to be entered. Okay, next our topic is frequency distribution. A frequency distribution is a tabular arrangement of data that shows the distribution of observation among different classes. Here we see the construction of discrete frequency distribution and construction of continuous frequency distribution. First I will tell you about the construction of discrete frequency distribution. The important steps involved in construction of discrete frequency distribution are given below. The first one is find range of the data, that is the difference between largest and the smallest value. The second one is the first column, place all possible values of the variable from the lower to highest under title of the variable. The third one is in the second column a vertical bar called tally-bar or tally-mark is put against a curved value of the variable. In marking tally, it is custom that the first 4 tallies are recorded straight and the 5th tally crossing 4 tallies. Continue this process until all the observation in the data are exhausted. The fourth one is in the final column the number of bars corresponding to each value of the variable are counted and placed under the column entitled frequency f. The total of the frequency column must be equal to the total number of observation to confirm that all the data have been accounted for. When the discrete data are sufficiently large, then they are grouped in the same way as continuous data. The next one is construction of continuous frequency distribution. The important steps involved in construction of continuous frequency distribution are given below. The first one, find the range of the data, that is difference between the largest and the smallest value. The second one is there is no hard and fast rule to decide how many numbers of classes are sufficient for classification of given data. However, it is decided on the basis of range of the data. The large will be the range, the greater will be the number of classes. Usually we consider 5 to 20 classes sufficient to classify the data. H.A. Sturgis has given a formula for determining the number of classes, that is C is equal to 1 plus 3.322 log n, where n is equal to number of observation. The size of class interval denoted by I or H is given by H is equal to range over number of classes. Generally, the class interval size should be multiplied of 5 or 10. This fourth one is the lowest class
usually start with the number that is a multiple of class interval such that it should cover the smallest value of the data. The fifth one is when the lowest class limit of the lowest class has been decided, then by adding the class interval size to the lower class limit determine the upper class limit. The remaining lower and upper class limits may be determined according by adding the size of the interval class. The sixth one is a vertical bar called tally bar or tally mark is put against occurred value of the variable. In marking tally, it is custom that first 4 tallies are recorded straight line and the fifth tally crossing 4 tallies like this. Continue this process until all the observations in the data are exhausted. Number 7. In the final column, the number of bars corresponding to each value of the variable are counted and placed under the column entitled frequency f. The total of the frequency column must be equal to the total number of observations to confirm that all the data have been accounted for. The next topic is explain the following terms: class limit, open-ended class, class boundaries, class marks and midpoints, class interval और class width. सबसे पहले हम देखेंगे क्लास लिमिट को. द क्लास लिमिट आर defined as the value of the variables which explain the classes. The smaller value is called the lower class limit and the larger value is called the upper class limit. They are stated in such a way that they are mutually exclusive. For example, in given table 20 to 24, 25 to 29 etc. are called the class limit. In class limit 20 to 24, the smaller value 20 is the lower class limit and the larger value 24 is the upper class limit. Here you can see ages and the number of patients. 20 to 24 is the class limits. ये 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49, 50 to 54 are the class limits, and the 20 is lower class limit and 24 is upper class limit. Here number of patients are given. The next one is open-ended class. If a frequency distribution has no lower class limit or no upper class limit of any class, it is called open-ended class. Here you can see the less than 25 and 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49 and over 50. Here no upper class limit and here is no lower class limit and no upper class limit. Then if it is this any case, then this is called the open-ended class. Class boundaries. The class boundaries are the exact value which break up one class from another class. The smaller value of the class boundaries is called as lower class boundary and the larger value as upper class boundary. The upper class boundary of a class matches with the lower class boundary of the next class. Here we can see 19.5, 24.5. Then also it is included it is started by the upper class limit, that is 24.5. Here you can see the upper class boundary of a class matches with the lower class boundary of the next class. Here you can see 19.5, 24.5, 24.5, 19.5. Then it will start again 19.5, 34.5. Again this will be start from this upper class.
In the next lower class, 13, 34.5, 39.5, 39.5, 44.5, 44.5, 49.5, 49.5, 54.5. Here the number of patients are given: 1, 4, 8, 11, 15, 9 and 2. Class mark or midpoint. A class mark is the average value of the lower and upper class limit or the class boundaries. It is called the midpoint. Midpoint is equal to lower class limit plus upper class limit divided by 2 is equal to lower class boundary plus upper class boundary divided by 2. The midpoint of 20 to 24 is equal to 22. Here we can add 20 plus 24 is equal to 44 divided by 2, which is equal to 22. The next one is class interval or class width. The difference between the upper and the lower class boundaries is called the class interval or class width. It may also obtain by finding the difference between the two successive class marks or class limits. It is denoted by H or I. The class interval of the class boundaries 19.5 to 24.5 is 5. Our next topic is define the following: class frequency, relative frequency, percentage relative frequency and cumulative frequency. First we see the class frequency. The number of the values falling in the specified class is called the class frequency or frequency. It is denoted by F. Relative frequency, the frequency of the class divided by the total frequency of all the classes is called the relative frequency, such that relative frequency is equal to F over summation F, sigma F. The total of relative frequency is unity. A table showing the relative frequency is called the relative frequency distribution. Percentage relative frequency. If 100 multiply relative frequency, we obtain percentage relative frequency. A table showing the percentage relative frequency is called the percentage distribution. Cumulative frequency, the total frequency of all the classes less than the upper class boundary of a given class is called as the cumulative frequency of that class. Our next topic is what is graphical representation. What are its advantages and disadvantages? Graphical representation, the visual display of the statistical data in the form of points, lines and areas and other geometrical forms and symbol is called the graphical representation. Such visual representation can be divided into two main groups, that is graphs and diagram. Graph is a visual representation of frequency distribution, usually shown on a graph paper, while a diagram is any other one, 2 or 3 dimensional form of visual representation. Here we have advantages. Some of the advantages of graphical representation are: the number 1 is graph and diagrams represent the numerical data in the visual form. The second one is graphical representation is more effective in attracting attention than any other method of presentation. The third one is graphical representation helps in forecasting. The fourth one is estimates of certain values can be found graphically. And the disadvantages, some of the disadvantages of graphical presentation are: accuracy is not possible through graphs. Only approximate value can be shown in the graphs, while exact figure can be given in a table. It requires a lot of time and effort to prepare a good chart or graph. The next one is what are the types of graphs of frequency distribution? Explain your answer with the help of examples.
Answer is there are various types of graphs of frequency distribution. Some important types of graphs are given below: frequency histogram, frequency polygon, and frequency curve, cumulative frequency polygon or octave. Frequency histogram. A frequency histogram or histogram is a set of adjacent rectangles for a frequency distribution such that the area of each rectangle is proportional to the corresponding class frequency. The construction of histogram involves the following step. We take the class boundaries along x-axis. If the class intervals are not equal, the height of the rectangles over an unequal interval is to be adjusted. B. Using an appropriate scale, we take the heights of rectangles such that the areas of rectangles are proportional to the corresponding frequencies. We construct the rectangles to get the frequency histogram. Here we can see the diagram of histogram, graph of histogram. Here is class boundaries and here is frequencies. Frequency polygon. A frequency polygon is a many-sided figure that represents a frequency distribution. It is constructed by plotting the midpoints and corresponding frequencies xf and then connecting them by straight line segments. The graph such drawn does not reach the x-axis, so we add extra class marks at the both ends of the distribution with zero frequencies to obtain a closed figure. The frequency polygon is also obtained by histogram by joining midpoints of each rectangles by means of straight line. Midpoints or the class marks frequencies, and here is a graph of a frequency polygon. The next one is frequency curve. When a frequency polygon is smooth, it approaches a continuous curve called a frequency curve. Some important types of frequency curves are given below: symmetrical or belt shape, skewed or right positive skewed, skewed to the left negative skewed, J-shaped, reverse J-shape, U-shape, binomial and multinomial. Cumulative frequency polygon or octave. To draw cumulative frequency polygon or octave, we take upper class boundaries along x-axis and cumulative frequency along y-axis. Then the points are jointed by line segment, obtain an octave. Our next topic is what is chart, what is pie chart or pie diagram. सबसे पहले we will see what is chart. A chart is a device used for representing a simple statistical data in a simple, clear and effective manner. A chart has following characteristics. The first one is chart gives a quick overall visual impression of the significant facts. The second one is it shows the results more clearly than the tables. The third one is it shows the extent of differences between items. It is useful for comparison. Pie chart. It is a diagrammatic representation of data in circular form. In a pie chart, a circle is divided into number of sectors. The area of sector of a circle is proportional to the angles of the sector. The angle can be calculated as angle of sector is equal to component part divided by total multiplied by 360. What is meant by bar chart and what are its types? Bar charts enable magnitudes to be comparing visually. Bars may be horizontal or vertical. They are of equal width with their length or height proportional to the values they represent.
Vertical bar charts are used whenever time series are involved. Horizontal bar charts are used to present the data classified into different categories or divisions or categorical areas. Vertical bars are more common in the usage. Types of bar chart. Following are the types of bar chart or bar diagrams: simple bar chart, multiple bar chart, subdivided or component bar chart, percentage bar chart. Simple bar chart. A bar chart representing a single item of data, it is called a simple bar chart. Such that bar chart showing the total population of Pakistan in selected year. Bar chart showing the number of working in different industries of Pakistan in 1995, and so on. The bar charts are easy to construct and interpret. The heights of bars or their lengths represent the magnitude of characteristics. Always remember to start with zero basis. Divide the vertical yani y-axis scale into a number of equal divisions and let each division represent a certain magnitude of the data. Given equal vertical class distances are taken to represent the same. Multiple bar chart. In multiple bar charts, the component figure are shown as separate bars adjoining each other. The height of the bar represent the actual value of the component, such that male and female population of Pakistan in the census report of 1998 can be shown by separate bars for males and females population placed adjacent to each other for each of the year. This will help to compare male population with female population. Component bar chart. If a breakdown or distribution of an aggregate according to various classes or categories, it is to be presented. Subdividing the bars accordingly can do it. Such a chart is called a component bar chart, such that bar chart showing the distribution of population according to age groups, distribution of gross domestic product by industry of original, and so on. Percentage bar chart. The interest may sometimes be not on the increase or decrease in absolute values, but on the change in the relative share of each part to the total. To present this, the bar are divided into in proportion to percentage the parts bear to the whole. All bars will be of the same length and or height equal to 100. This presentation is known as presentation component bar chart. What is scatter diagram will be our next topic. Scatter diagram is the set of points on the graph paper where one variable is taken on the x-axis and other is taken on the y-axis. Each point represents an observed pair of values. A visual examination of scatter diagram gives us some useful indications of the nature and strength of relationship between two variables and aid in choosing the appropriate type of model for estimation. For example, if points on the scatter diagram tend to run from the lower left side to upper right side, there is said to be direct relationship between two variables. On the other hand, if the points on the scatter diagram tend to run from upper left to the lower right side, there is said to be the inverse relationship between the two variables. If the straight line is used to describe the average relationship between the two variables, a linear relationship is said to exist. If the points on the scatter diagram appears to lie along a curve, a curvilinear relationship is said to be present.
Define the following array, ungrouped data and group data. First of all, we will see what is array. An arrangement of data in ascending or descending order is called an array. For example, if we have the data 4, 7, 6 and 1, then ascending order 1, 4, 6, 7 and descending order 7, 6, 4, 1. Ungrouped data, the fresh data or raw data that have been collected for the first time and that have not undergone any statistical treatment are called ungrouped data. Grouped data, when the data or when the ungrouped data are arranged according to classes or groups with their respective frequencies, are called the group data. Here we have some examples. The following data shows the number of children in different families of a small locality. The data is 1 2 4 3 0 1 2 3 1 1 0 2 1 0 2 3 0 0 1 3. Make a frequency distribution. Also find the relative frequency. सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेंज फाइंड आउट करेंगे. रेंज हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. तो हम डाटा में से देखेंगे सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू कौन सी है. सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 4 है और मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 है. तो 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4. अब हमने द नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो हैं वो हमारे पास हैं 0 to 1 2 3 4 और टैली बनाई. जितनी 0 कैटेगरी में जितनी जो है वो डाटा लाई करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 0 हमारे पास 1 2 3 4 5 टाइम्स है. तो हम यहाँ पर टैली कंस्ट्रक्ट कर देंगे 4 स्ट्रेट लाइंस एंड 5 जो है वो कट करेगी 4 लाइंस को. तो ये हमारे पास 5 बन जाएगा. इसी तरह हम 1 को देखेंगे. 1 जो है वो डाटा में 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है. तो अब हम इसको लिखेंगे 5 टाइम्स एंड 1 6 विच इज़ इक्वल टू 6. अब हम इसको 2 देखेंगे. 2 कितनी टाइम्स है 2 1 2 3 4 टाइम्स है. तो यहाँ पर हम 4 लाइंस लगा देंगे, स्ट्रेट लाइंस. इसी तरह 3 हमारे पास 4 टाइम्स है, यहाँ पर 4 स्ट्रेट लाइंस लगा देंगे. इसी तरह 4 जो है वो 1 टाइम है, तो हम यहाँ पर 1 की स्ट्रेट लाइन लगा देंगे. रिलेटिव फ्रिक्वेंसी हमें पता है वो होती है f बाय समीशन f. तो यहाँ पर हमारे पास टोटल फ्रिक्वेंसी जो है वो हमारे पास वो 20 आया है. तो यहाँ पर f जो है वो 5/20 6/20 4/20 अगेन 4/20 1/20 और इसकी जो टोटल फ्रिक्वेंसी होगी वो इक्वल्स टू 1 होगी. अब हमारे पास इस फॉर्म में जो है वो डाटा है. द फॉलोइंग डाटा शोज द एजेस ऑफ 50 कैंसर पेशेंट्स एडमिटेड इन शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर. अब ये डाटा लिया गया है जो कि 50 कैंसर पेशेंट्स का है. इसका हमने क्या करना है, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आल्सो क्लास, फाइंड द क्लास बाउंड्रीज एंड मिड पॉइंट्स. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्टिंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सबसे पहले रेंज, हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब भी आएगी हम रेंज फाइंड आउट करेंगे. मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. यहाँ से हमने देखी कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 54 है और मिनिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास ये 54 मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास है 20. ठीक है, यहाँ से हमने देखा कि मिनिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास 20 है, ये रही 20. तो अब हमने इसकी रेंज फाइंड आउट कर ली, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ क्लासेस. अब नंबर ऑफ क्लासेस हमारे पास जो हैं वो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 3.322 log n. अब 1 प्लस 3.322 log n हमारे पास 50 है और यहाँ से हमने इसका 1 प्लस 3.22 log 50 जो है 1.6990. तो यहाँ से आंसर आ गया 6.6066 विच इज़ अप्रॉक्सीमेट 7. यहाँ से क्लास इंटरवल और रेंज जो हम फाइंड आउट करेंगे, क्लास इंटरवल वो हमारे पास होगा रेंज ओवर नंबर ऑफ क्लासेस.
तो रेंज हमारे पास एज रेंज हमारे पास है 34। नंबर ऑफ क्लासेस जो हैं वो हमारे पास 7 है, तो वो इक्वल्स टू 4.8571 विच इज़ अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू 5। Group the entire data at an interval of each 5 and write down the classes into the first column under the heading ages. Count the actual number falling in each interval, putting a tally like this straight line in the proper interval for each value. Count the number of tallies for each interval and write down the next column. These are frequencies denoted by f. अब हमने 5 का इंटरवल लिया 20 to 24, 25 to 29, 30 to 35। यहाँ से इंटरवल हमारे पास 5 आया। 5 का इंटरवल लिया 40 to 44, 45 to 49, 50 to 54। अब टैली बनाई, टैली उसी तरह बनाई कि कितनी लाइज करती हैं इन दोनों के इंटरवल में, कितनी वैल्यूज़ लाई करती हैं 1। जैसे 20 और 24 के दरमियान हम यहाँ से देखेंगे कि कितनी वैल्यूज़ लाई करेंगी। यहाँ पर 20 और 24 के दरमियान में 1 वैल्यू लाई करती है, तो हम 1 लिख देंगे, 1 स्ट्रेट लाइन कर देंगे। और 25 से 29 के दरमियान 4 वैल्यूज़ लाई करती हैं, 4 स्ट्रेट लाइन लगा देंगे और फ्रीक्वेंसी उसकी 4 हो जाएगी। 30 टू 34 के दरमियान 8 वैल्यूज़ लाई करती हैं, 5 इस तरह और 3 लाइन्स इस तरह, 8 वैल्यूज़ बन जाएंगी। फिर हमारे पास 35 टू 39 के दरमियान में 11 वैल्यूज़ लाई करती हैं, वो हमने इस तरह कंस्ट्रक्ट कर देना है। फिर हमारे पास 40 टू 44 के दरमियान में 15 वैल्यूज़ लाई करती हैं, वो हमने 5 के 3 सेट्स बना दिए। 45 टू 49 के दरमियान हमारे पास 9 वैल्यूज़ लाई करती हैं, जो कि हमने 5 और 4 का सेट बना दिया। 50 और 54 के दरमियान 2 वैल्यूज़ लाई करती हैं। अब क्लास बाउंड्रीज़ क्या होती हैं कि 0.5 जो है इन दोनों को ऐड करना है, 24 और 25 को डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। पॉइंट 5 जो है वो 0.5 इसमें भी ऐड कर देंगे और 0.5 इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 0.5 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज़ क्या होती हैं कि 0.5 इसमें जो लोअर लिमिट है उसमें माइनस कर दी, जो अपर लिमिट है उसमें ऐड कर दी। सेम ऐसे क्लास बाउंड्रीज़ बनाते जाएंगे। 19.5, 24.5, 24.5 जो है वो लोअर क्लास लिमिट में 0.5 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया और लोअर अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड कर दिया। टिल देन सो ऑन हमने 54 तक इसको प्रोसेस को कंप्लीट किया। मिड पॉइंट्स क्या होते हैं? मिड पॉइंट्स होते हैं आपके पास 20 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2, 59 प्लस 29, दोनों क्लास लिमिट्स को ऐड डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। ये हमारे पास मिड पॉइंट यानी अपर क्लास लिमिट लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, सो ऑन हमने यहाँ एंड तक फाइंड आउट कर लिया। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। Make a cumulative frequency distribution. Also find the relative frequency and cumulative relative frequency for the following data. अब एजेस हैं हमारे पास 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49 and 50 to 54। और फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 1, 4, 8, 11, 15, 9 and 2। सबसे पहले हम इनकी क्लास बाउंड्रीज़ कंस्ट्रक्ट करेंगे। 19 सेम वैसे ही 0.5 जो है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 0.5 इसमें ऐड कर देंगे। 19.5 इंटू 24.5, 24.5, 29.5 एंड सो ऑन। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट की। फ्रीक्वेंसी से हमने लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 1, सेम पहली जो लिमिट है वो पहली जो है वो फ्रीक्वेंसी वो सेम एज इट इज़ आ जाएगी। फर्दर उसमें ऐड करते जाएंगे 4, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 8 13,
13 plus 11 24, 24 plus 15 39, 39 plus 9 48, 48 plus 2 50. Here we can see the cumulative frequency distribution. हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे. द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द क्लासेस लेस देन द अपर क्लास बाउंड्री ऑफ अ गिवन क्लास इज कॉल्ड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास. ठीक है, सेम वही प्रोसेस है कि अब हमने इसमें जो है वो अपर क्लास की जो है वो हमने फर्स्ट वाली सेम वैसे रहेगी, बाकियों में हम ऐड करते जाएंगे और वो उस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगी. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे. हमें पता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला जो है वो हमारे पास f ओवर समीशन f है. तो हमारे पास समीशन f जो है, यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी की फाइंड आउट करेंगे. टोटल ये 50 आ गया. f यानी कि 1/50, f जो है वो 1/50 हो जाएगा, 4/50 हो जाएगा, 8/50 हो जाएगा, 11/50 हो जाएगा, 15/50, 9/50, 2/50. तो यहाँ से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड किया तो ये हमेशा इक्वल्स टू 1 आती है. फिर क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट की. फर्स्ट जो है वो सेम एज इट इज़ 0.02, फर्स्ट वाली एज इट इज़. इसमें फर्दर 0.08 फाइंड ऐड करेंगे. 0.10, 0.10 प्लस 0.16, 0.26, 0.26 प्लस 0.22, 0.48, 0.48 प्लस 0.30, 0.78, 0.78 प्लस 0.18, 0.98, 0.04 प्लस 0.98 जो पहले ही हम ले चुके हैं इज इक्वल टू 1. Find out the cumulative relative frequency distribution of the following data, where Y denotes the number of hours worked in a day by workers in a factory. अब Y जो है हमारे पास कोई भी नंबर ऑफ वर्कर्स हैं जो कि नंबर ऑफ आवर्स हैं जो कि वर्क किए गए हैं इन अ डे, एक दिन में, बाय वर्कमैन इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में. फ्रीक्वेंसी उसकी गिवन है हमारे पास. सबसे पहले हमें पता है कि हमने Y जो है उसकी वैल्यूज़ लिख देनी है सम ऑफ. ठीक है, फिर हमने फ्रीक्वेंसीज उसके रिलेटिव एक्सेक्टिव फ्रीक्वेंसीज लिख देनी है. F जो है वो हमारे पास उसका हम टोटल ले लेंगे. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास है वो हमारे पास होगी 24. फिर हमारे पास होगी 20 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो 24, 66, 80 ऐड करते जाएंगे. 24 सेम वैसी, 24 प्लस 66 90, 90 प्लस 80 170, 170 प्लस 44 218, 218 प्लस 228, 218 plus 28 246, 246 plus 14 260, 260 plus 4 264, 264 plus 1 265. क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अब हमारे पास है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ओवर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 24, 24 डिवाइडेड बाय 265 0.09, 90 डिवाइडेड बाय 265 0.34, 170 divided by 265 0.04, 0.64, 218 plus divided by 265 0.82, 246 divided by 265 0.93, 260 divided by 265 0.98, 264 divided by 265 is equal to 1. 265 divided by 65, 265 is equal to 1. The following data shows the scores made by Pakistani cricketers against the New Zealand in one-day match. Draw a simple bar chart of the following data. अब हमारे पास ये डाटा गिवन है और हमने सिंपल बार चार्ट जो है वो ड्रॉ करना है. क्रिकेटर्स इंजमाम और उनका स्कोर्स हैं 54, वसीम उनका स्कोर है 47, शाहिद उनका स्कोर है 26, सईद उनका स्कोर है 30, इमरान उनका स्कोर है 25 एंड रज़ाक उनका स्कोर है 23. मेक अ सिंपल बार डायाग्राम ऑफ द फॉलोइंग डाटा. द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे पास हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड द नंबर ऑफ फैमिलीज़
56441। अब पहले हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे। क्रिकेटर्स इंजमाम, वसीम, शाहिद, सईद, इमरान एंड रज़ाक। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस में जो है वो क्रिकेटर्स के नेम लिख लेने हैं और वाई एक्सिस में स्कोर जो कि हम देखेंगे कि लोअर लिमिट कहाँ से शुरू हो रही है और अपर लिमिट कहाँ से शुरू हो कि उनके यानी कि लोअर लिमिट डाटा की कहाँ से है और अपर लिमिट कहाँ तक जा रही है, तो उसके हम नियर जो हैं वो डाटा लिख लेंगे। जैसे 0 से स्टार्ट करेंगे और अपर लिमिट जो है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 54 है, तो हम यहाँ पर 60 ड्रॉ कर देंगे। 10 का इंटरवल लिया, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। यहाँ पे इंजमाम का स्कोर है हमारे पास 54, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया और 0 से और यहाँ 54, यहाँ पर हमने एक बार बना दी। वसीम का है 47, यहाँ पर 50 के नीचे जो है 47, यहाँ पर हमने एक बार बना दी। शाहिद का है 26, तो यहाँ पर हमने 30 से नीचे एक बार बना दी। वो सईद का है 30, एग्जैक्ट 30 तक हमने एक बार बना दी। इमरान का है 25, 30 से नीचे 25 और 20 से ऊपर 25 पॉइंट ऊपर 5 तक हमने एक बार बना दी। और रज़ाक का है 23, 20 से ऊपर 3 पॉइंट हमने एक बार बना दी। दूसरा पार्ट है इसका, द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन वाई हमारे पास ये है और द नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ ये है हमारे पास। तो हमने इनका समीशन फाइंड आउट किया, फैमिलीज़ का 20 आया। सिंपल बायोग्राम में हमने देखा कि 0 से वैल्यूज़ जो हैं वो 5 यहाँ पर जा रही हैं, 6 तक जा रही हैं, तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा 8 तक जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, 0 से 8। अब 0 पर 5 है हमारे पास, 4 से ऊपर 5, फिर हमारे पास 1 है। द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हमने एक्स एक्सिस में लिया और द नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ जो है वो फ्रीक्वेंसी वो हमने वाई एक्सिस में ली। और 1 पे जो है वो 6 है, 2 पे जो है वो 4 है, 3 पे अगेन 4 है, 4 पे बार बना दी और 4 पॉइंट है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास 4, तो उस पे हमने 1 पर एक बार बना दी। अब हमारे पास है द following data about the production of the wheat in a different localities of the Punjab of the year 1987 to 1989. Locality 1, locality 2, locality 3। 1987 का डाटा है, 1988 का डाटा है, 1989 का डाटा है। कंस्ट्रक्ट अ मल्टीपल बार चार्ट, कंस्ट्रक्ट अ कंपोनेंट बार चार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीपल बार चार्ट। लोकेलिटी 1, 2 एंड 3 डाटा हमारे पास केजीज़ में है। एक 1987 का, 1988 का, 1989 का केजीज़ में डाटा जो है वो हमारे पास गिवन है। अब मल्टीपल बार चार्ट हम किस तरह ड्रॉ करेंगे कि अब हमने यहाँ से देखना है कि हमारे पास जो अपर लिमिट है वो कहाँ तक जा रही है। यहाँ पर 800 तक जा रही है, तो हम इसको 900 तक लिखेंगे, क्योंकि हम जो अब मैक्सिमम वैल्यू होती है उससे थोड़ा सा ऊपर रखते हैं चार्ट बनाने के लिए। 0 से स्टार्ट होगा। 1987 हमारे पास 3 लोकेलिटीज़ हैं, 500, 600 एंड 200। 500, 600 एंड 200 1987 की। पहले 500 की बार बना लेंगे, फिर हम 600 की बार कुछ इस तरह, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, फिर यूँ, फिर यहाँ से 600 की बार, जहाँ से पहली बार ख़त्म हो रही है वहीं से 500 की दूसरी बार शुरू कर देंगे, यहाँ से यहाँ, और फिर ये, और फिर 200 पर दूसरी बार बना देंगे। फिर हमारे पास है 1988, उसका 600, 700 एंड 400। फिर है 1989, यहाँ से 800, 700 एंड 500। यहाँ पे हमने देखा कि डॉटेड लाइन लोकेलिटी 1 को शो कर रही है, डार्क लाइन जो है वो लोकेलिटी 2 को, और लाइट लाइन जो है लोकेलिटी 3 को। अब यहाँ पर हम कंपोनेंट बार चार्ट बनाएंगे। सेम हमारे पास डाटा लोकेलिटी 1, 2, 3 एंड 4 ली। यहाँ पर हमने क्या करना है, इनका सम निकाल लेना है। यहाँ पर इन सबको टोटल किया 1300, यहाँ पर इन सबको टोटल किया 1700, और यहाँ पर इन सबको टोटल किया तो ये हमारे पास 2000 हो गया। अब हमने क्या करना है, जब देखा
कि ये 2000 तक वैल्यू जा रही है तो हम उससे ऊपर रखेंगे, यानी 2500 तक, हम 2500 तक वैल्यू रखेंगे। अब सबसे पहले 1987, अब इसमें हमारे पास पहला है 500, फिर है 600, देन फर्दर है हमारे पास 200। अब ये इसमें जो है ये जाएगा, ये 1300 तक जो है ये टोटल जाएगा, 1300 तक, 500, फिर फर्दर 600, फिर 200। ठीक है, 500 यहाँ तक गया, फिर 600 ऐड होता जाएगा। यहाँ पर हमने 500 ऐड किया तो ये 1000 तक इससे ऊपर गया, तो ये हमारे पास 100 ऊपर गया, 600 तक आ गया। फिर 200 आएगा, 200 का यहाँ पे 1300 बन जाएगा, तो ये इसकी लोकेलिटी 3 तक जो है ये कंपोनेंट बार चार्ट बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 1700 तक जो है ये जाएगा। पहले 1700 तक हमने डॉट लाइन एक बार बना ली, उसमें पहले हम 600 तक जाएगा 5 के ऊपर, उसमें ऐड हो के 700 मज़ीद ऐड होगा। 500 के लिहाज से देखा यहाँ पर 700 यहाँ पे 2 पॉइंट ऊपर जाएगा, 1000 से 2 पॉइंट ऊपर जाएगा। यहाँ पर आया ये 700, फिर 400 यहाँ से ऊपर जाएगा मज़ीद। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल जो है इसका 1700 बन जाएगा। इसी तरह अब जो लोकेलिटी 3 तक गया, इसी तरह अब 1989 का 800 तक यहाँ से गया, फिर 700 आगे फर्दर जाएगा और 500 तक फर्दर जाएगा, 2000 तक ये कंप्लीट हो गया। अब ये जो है लाइंस जो हैं लोकेलिटी 3 को शो कर रही हैं, डॉटेड जो है वो लोकेलिटी 2 को, और डार्क जो है लोकेलिटी 1 को। कंपोनेंट बार चार्ट की हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इफ़ आ ब्रेक डाउन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एग्रीगेट्स अकॉर्डिंग टू वेरियस क्लासेस or categories to be presented, subdividing the bars accordingly can do this. Such chart is called the component bar chart. The data are available regarding total production of urea fertilizer and its use on different crops. Total production of urea is 200,000 kg and its consumption for different crops, wheat, sugarcane, maize and lentils is 75, 80, 30 and 15,000 kg respectively. Make an appropriate diagram to present these data. अब हमें पता है कि इसके लिए अप्रोप्रिएट डाटा, इसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे पास है पाई डायग्राम। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने क्रॉप्स लिख ली, वीट, शुगर कैन, मेज़, लेंटिल्स, और इसके अलावा फर्टिलाइज़र्स जो हैं 1000 में 75, 80, 30, 15, इनको सम किया 200, और एंगल फाइंड आउट करेंगे हम 75 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 360। कंपोनेंट पार्ट डिवाइड एंगल का हमारे पास फार्मूला है, कंपोनेंट पार्ट 75 डिवाइडेड बाय टोटल दैट इज़ 200 मल्टीप्लाई बाय 360 दैट इज़ इक्वल टू 360। हम यहाँ से 135 डिग्री सेंटीग्रेड, 144 डिग्री सेंटीग्रेड, 54 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका टोटल जो होगा वो हमारे पास 360 आएगा डिग्री। अब हमने क्या किया है, एक सर्कल बनाया, उसके सेंटर में हमने अपना जो पॉइंट है 0 पॉइंट डी शेप में रखा, और उसमें हम सबसे पहले हम देखेंगे 135, 0 से स्टार्ट करेंगे और 135 तक यहाँ से डाटा बनाएंगे, फिर यहाँ पर रखेंगे और जो 144 है वो वहाँ तक जाएगा, फिर 144 से 54 और 54 से 27, यूँ हमने डायग्राम बना दी जो कि पाई डायग्राम कहलाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास मेक अ हिस्टोग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा।
मार्क्स एंड क्लास लिमिट्स हैं हमारे पास 98, 86 to 90, 91 to 95, 96 to 100, 101 to 105, 106 to 110, 111 to 115। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 6, 4, 10, 6, 3, 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने क्लास मार्क या क्लास लिमिट्स लिख ली, फ्रीक्वेंसी लिख ली। अब क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे। 88, 85.5, 90.5, 90.5 to 95.5, 0.5 इसमें ऐड करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसमें ऐड करते जाएंगे। फिर हमने यहाँ पर हिस्टोग्राम बनाना है। हमारा हिस्टोग्राम बनेगा कुछ इस तरह, लाइक क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो हम लिखेंगे एक्स एक्सिस में और फ्रीक्वेंसी जो है वो हम लिखेंगे वाई एक्सिस में। अब 85 सबसे पहले हमारे पास आया है 90.5। सबसे पहले हमारे पास आया है, सबसे लोअर जो लिखेंगे वो हमारे पास है 85.5। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 85.5 और 90.5, यहाँ से यहाँ तक एक बार बना देंगे। फिर हम उसके 90.5 से 95.5 दूसरी बार बना देंगे। 95.5 से लेके 100.5 तीसरी बार बना देंगे। 100.5 से 105.5 अगली बार बना देंगे। 105.5 से लेके 110 तक अगली बार एंड 110 to 115.5 अगली बार बना देंगे। सो आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको जो है वो मेरी समझ आ रही होगी और मेरी वीडियोस की भी समझ आ रही होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो समझ आ रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ में बेल बटन पर आप प्रेस करें ताकि आपको नई से नई वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। मिलते हैं नए टॉपिक में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।